दोस्तों आज के वीडियो में हम देखेंगे राजस्थान जीके के 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये दोस्तों 20 प्रश्न 20 अलग अलग टॉपिकों से लिए गए हैं, जिसमें क्या है कि राजस्थान जीके का लगभग आधा पार्ट कंप्लीट होता है। और आप इसको एक मॉडल पेपर या मॉक टेस्ट के जैसे भी ले सकते हो, जिससे क्या है कि आपको पता चलेगा आपका राजस्थान जीके वाला पोर्शन कितना मजबूत है या उसकी तैयारी कैसी है। तो चलो बिना टाइम खराब किए ज्यादा इंट्रो दिए बिना ही पहले प्रश्न पर आते हैं। पहला प्रश्न है, दोस्तों हमेशा प्रश्न को ध्यान पूर्वक पढ़ना, नहीं तो कई बार हम गलती कर देते हैं। नीचे दिए गए कथनों में से वह कथन चुनिए जो राजस्थान के संदर्भ में सही नहीं है। दोस्तों अगर हम ध्यान से नहीं पढ़ते हैं तो कई बार यहाँ सही पढ़ लेते हैं, नहीं को भूल जाते हैं या नहीं पढ़ नहीं पाते। तो इस पर इसलिए हमेशा कभी भी एग्जाम देने बैठो प्रश्न को ध्यान पूर्वक पढ़े, नहीं तो अपने को घर आने के बाद पता चलता है कि मैंने प्रश्न को ध्यान पूर्वक नहीं पढ़ा, मेरे को उत्तर तो आ रहा था परंतु मैंने प्रश्न को ध्यान पूर्वक नहीं पढ़ा, इसलिए मैंने उत्तर गलत कर दिया। तो इसमें पूछा गया है कि कौन से कथन सही नहीं है। पहला कथन है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 10.4% है। दोस्तों ये कथन सही है। भारत का क्षेत्रफल का राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 10.41%। अब देखते हैं दूसरा कथन, राजस्थान की साक्षरता दर 52.12% है। दोस्तों ये कथन गलत है। दोस्तों राजस्थान की साक्षरता 66.11% है, ना कि 52.12%। दोस्तों महिला साक्षरता दर अगर पूछे तो 52.12% होगी। तो इस प्रकार यह कथन क्या हो गया? गलत। अब देखते हैं अगला कथन। अगला कथन है, राजस्थान में प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में 928 महिलाएं हैं। यानी कि यहाँ पर लिंगानुपात का कहा गया है और 928 है, तो लिंगानुपात 928 ही है राजस्थान का। इसका मतलब यह कथन सही है। अगला कथन है, गलोटी कबाब और गंठिया राजस्थान के प्रसिद्ध व्यंजन है। दोस्तों ये कथन गलत है। ये कहाँ के प्रसिद्ध व्यंजन है? लखनऊ। और लखनऊ कहाँ है? यूपी में। तो दोस्तों ये कथन गलत हो गया। अब देखते हैं पांचवा कथन, ब्रिटिश राज में राजस्थान का पुराना नाम राजपूताना था। तो दोस्तों ये तो लगभग सभी को आता है, ये कथन क्या है? सही है। और राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जॉर्ज थॉमस ने। तो अब देखते हैं इसमें से कौन कौन से कथन गलत हो रहे हैं। एक तो हो रहा है दो, एक हो रहा है चार। तो देखते हैं दो और चार कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं। दो और चार ऑप्शन दे में आ रहे हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन दे। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर दो, अनूपगढ़ को किन जिलों से अलग कर कर एक नया जिला बनाया गया है? ऑप्शन ए हनुमानगढ़ व श्री गंगानगर, ऑप्शन बी बीकानेर व श्री गंगानगर, ऑप्शन सी हनुमानगढ़ व चूरू, और ऑप्शन डी बीकानेर व चूरू। तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न हम जितना ज्यादा मैप देखेंगे इन प्रश्नों को उतना ही ज्यादा हम हल करने में समर्थ हो पाएंगे। तो मैप में देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक जिला आता है बीकानेर और एक आता है गंगानगर ऊपर की ओर। तो इन दोनों से अलग करके एक जिला बनाया गया जो जो यहाँ पर आ रहा है पाकिस्तान की सीमा पर, उसे क्या कहा गया है? अनूपगढ़। तो दोस्तों अनूपगढ़ किन किन को अलग करके बनाया गया है? बीकानेर और गंगानगर। और बीकानेर और गंगानगर कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं? ऑप्शन में बीकानेर और गंगानगर। दोस्तों अब हम देखें कि पाकिस्तान की सीमा पर कुल कितने जिले हो गए। तो देखो, एक श्री गंगानगर, दो अनूपगढ़, तीन बीकानेर, चार जैसलमेर और पांच बाड़मेर। अब पाकिस्तान की सीमा पर राजस्थान के कुल कितने जिले हैं? तो राजस्थान के कुल जिले कितने हैं? पांच। इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है ये भी। अगर अपन मैप नहीं देखेंगे या मैप की प्रैक्टिस नहीं है तो ये भी हम सोल्व नहीं कर पाएंगे। तीसरा कथन है, निम्नलिखित में से किन जिलों के समूह को उनकी औसत वार्षिक वर्षा के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है? दोस्तों आरोही क्रम का मतलब बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में। ऑप्शन ए जयपुर चूरू अजमेर, ऑप्शन बी जोधपुर राजसमंद उदयपुर, ऑप्शन से बाड़मेर बूंदी सीकर, और ऑप्शन दे जोधपुर उदयपुर और राजसमंद। दोस्तों जब हम राजस्थान का मैप देखते हैं और एक उसमें उत्तर पश्चिम से दक्षिण और पूर्व की एक रेखा खींचते हैं, तो ये रेखा किसको दर्शाती है? बढ़ती हुई, बढ़ती हुई वार्षिक औसत वर्षा को। ये रेखा किसको दर्शाती है? बढ़ती हुई वार्षिक औसत वर्षा को। और जब हम ऑप्शन बे देखेंगे
तो जैसे जैसे इस तरफ जिले जाएंगे, इधर से शुरू करेंगे और इधर जाएंगे, तो उसमें क्या है कि बारिश की मात्रा बढ़ेगी। तो देखो ऑप्शन बे देखते हैं। इसका डायरेक्ट मैं आपको उत्तर बता दूं, इसका सही उत्तर होगा बे। देखो बे, एक नंबर जोधपुर, जोधपुर ऊपर आ रहा है, उसके बाद राजसमंद 2 नंबर और 3 नंबर। इन ऑप्शन में से इस रेखा को प्रदर्शित करते हुए ये 3 ही जिले आ रहे हैं, दूसरों में ये मिलान नहीं होगा। इनका भी टाइम कम है, तो आप वीडियो को पॉज करके इनका भी मिलान करके देख सकते हो, ये नहीं होंगे। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बे, जोधपुर, राजसमंद और राजसमंद से ज्यादा बारिश उदयपुर में। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। अपने को 3 कथन दिए गए हैं और उनमें से नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही चुनना है, यानी कि इसमें से देखना है कि कौन कौन से कथन सही है। तो पहला कथन है, कुंभलगढ़ बोराट के पठार का सर्वोच्च बिंदु है। दोस्तों ये कथन है गलत। दोस्तों उदयपुर और राजसमंद में पठार है, यहाँ पर उसे कहा जाता है बोराट का पठार, बोराट का पठार। और उसकी सर्वोच्च चोटी है, उसकी सर्वोच्च चोटी को क्या कहा जाता है, जरगा, ना कि कुंभलगढ़। तो ये तो कथन हो गया गलत। अब देखते हैं अगला कथन, रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है। दोस्तों ये कथन है सही। जब हम अरावली देखते हैं तो अरावली के उत्तरी भाग को उत्तरी अरावली कहा जाता है, उत्तरी अरावली। और उत्तरी अरावली में शिखर में एक पहाड़ी है, शिखर में एक पहाड़ी है जिसे कहा जाता है रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़। और ये उत्तरी अरावली, इसकी ऊंचाई है 1055 मीटर और ये उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी है। तो इस प्रकार दूसरा कथन भी सही हो गया। अब देखते हैं तीसरा कथन, उड़िया का पठार माउंट आबू के निकट स्थित है। दोस्तों जब हम मैप में सिरोही देखते हैं तो यहाँ पर आता है माउंट आबू, माउंट आबू। और माउंट आबू के निकट है, इसके पास में पठार है, उसे कहा जाता है उड़िया का पठार। तो इस प्रकार ये भी कथन सही हो गया। इसमें से 2 कथन सही हो रहे, बी और सी। बी और सी कौन से मान रहे हैं, ऑप्शन बे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बे। अब देखते हैं अगला प्रश्न, 5वां प्रश्न, अक्षय तृतीया का त्योहार कब मनाया जाता है। तो दोस्तों इसके ऑप्शन इस प्रकार है, ऑप्शन ए वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को, ऑप्शन बे ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को, ऑप्शन सी वैशाख महीने की कृष्ण पक्ष की तृतीया को, और ऑप्शन डे आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को क्या माना जाता है, अक्षय तृतीया। और अक्षय तृतीया को क्या कहा जाता है, अमूज सावा। और राजस्थान सर्वाधिक भाग्य के दिन होते हैं अक्षय तृतीया को। तो क्या है, राजस्थान में सर्वाधिक, अगर आपने पूछे सर्वाधिक भाग्य के दिन होता है वो भी अक्षय तृतीया को। तो एक राजस्थान के नदी के साथ हम कौन सा है, विकार्य। ऑप्शन है अक्षय तृतीया। अब देखते हैं छठा प्रश्न, बर्तरी का मेला बढ़ता है। ऑप्शन ए भाद्र शुद्ध अष्टमी, ऑप्शन बी श्रावण शुद्ध अष्टमी, ऑप्शन सी श्रावण शुद्ध अष्टमी, और ऑप्शन बी भाद्रवा कृष्ण अष्टमी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए भाद्रवा शुद्ध अष्टमी। दोस्तों अलग में एक जगह है सरिस्का, और सरिस्का में किसका मेला बढ़ता है, बर्तरी का मेला। और बर्तरी का मेले में एक नृत्य होता है, कौन सा नृत्य, कालबेलिया नृत्य। और वो कौन सा है, करपट, जो भी है हाथों की कहा जाता है किसको, सरिस्का बर्तरी का मेला सिस्टम। इस प्रकार संक्षिप्त हुआ ऑप्शन ए बता करें भाद्रवा शुद्ध अष्टमी को। दूल्हे को रिश्तेदारों द्वारा आमंत्रित किया जाता है और लौटते समय रिक्त स्थान से संबंधित गीत गाए जाते हैं। यानी कि दूल्हे को दूल्हे के रिश्तेदार
दूल्हे से पहले 1 दिन या 2 दिन पहले बुलाते हैं और उसे भोजन कराते हैं तथा उस समय गीत गाते हैं। तो उस प्रक्रिया को कहते हैं क्या है, पहले तो ये देखते हैं। उस प्रक्रिया को कहते हैं बिंदोला या बनोला। तो दोस्तों अब देखते हैं इसके ऑप्शंस। ऑप्शन है, ऑप्शन ए बन्ना बन्नी, ऑप्शन बी बिंदोला, ऑप्शन सी घोड़ी या ऑप्शन डी जाला। तो दोस्तों इस प्रक्रिया को या इस रिवाज को कहते हैं बिंदोला या बनोला, और इसमें गाए जाने वाले गीतों को बिंदोला या बनोला गीत कहा जाता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बिंदोला। अब देखते हैं 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न, मथुराधीश मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कोटा, ऑप्शन ए भरतपुर, ऑप्शन से उदयपुर और ऑप्शन दे बीकानेर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कोटा। और कोटा में भी कहाँ है? पाटन पोल। और ये किस संप्रदाय की प्रमुख पीठ है? वल्लभ संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय। अब देखते हैं अगला प्रश्न। राजस्थान के वे लोक देवता जिनका जन्म राजस्थान के कोलूमंड फलोदी में हुआ, लेकिन वे हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजे जाते हैं। ऑप्शन ए रूपनाथ जी, ऑप्शन बी इल्लो जी, ऑप्शन से मामा देव और ऑप्शन दे देव बाबा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए रूपनाथ जी। दोस्तों रूपनाथ जी बाबू जी के क्या थे? भतीजे। और इनके पिता का नाम था बुड्ढो जी, बुड्ढो जी। और इन्हें हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? बालकनाथ जी, बालकनाथ जी। और इन्होंने अपने अपने काका और पिताजी के मृत्यु का बदला लिया था किससे? जिंदराव खिंची से, जिंदराव खिंची से। इन्होंने जिंदराव खिंची को मारकर अपने पिता व काका का बदला लिया था। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए रूपनाथ जी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। 10वां प्रश्न वाद्य यंत्रों से संबंधित बहुत ही शानदार प्रश्न है। निम्न में से कौन से तत्व वाद्य यंत्र है? एक जंतर, दूसरा रवाद और तीसरा भपंग। दोस्तों पहले तो यह देखते हैं कि तत्व वाद्य यंत्र किसे कहा जाता है? जिसमें ध्वनि तारों से उत्पन्न की जाती है, यानी जिस वाद्य यंत्र में तार का प्रयोग होता है ध्वनि उत्पन्न करने के लिए, उसे तत्व वाद्य यंत्र कहा जाता है। और मैंने 3 फोटो लगाई है, तीनों इन तीनों वाद्य यंत्रों की है। जो पहले नंबर पे है इसका क्या नाम है? जंतर। और दोस्तों इसमें देखो ये तार है, इनसे तारों से इसमें संगीत की ध्वनि उत्पन्न की जाती है। तो ये भी कैसा हुआ? तत्। दूसरा देखो ये हो गया रवाद। और दोस्तों इसमें भी देखो ये तार है, तार। और इन तारों पर घर्षण करके ध्वनि उत्पन्न की जाती है। तो ये भी किस प्रकार का वाद्य यंत्र हो गया? तत्। और ये तीसरी फोटो है भपंग की। भपंग देखने में तो एक अपने को डमरू जैसे आकार का दिखाई दे रहा होगा, परंतु ये तत्व वाद्य यंत्र है, क्योंकि देखो इसमें एक ये तार है, इस तार पर एक लकड़ी के माध्यम से घर्षण घर्षण किया जाता है और ध्वनि उत्पन्न की जाती है। तो ये भी किस प्रकार का है? इसको भी तत्व की श्रेणी में रखा जाता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न में 1, 2 और 3 तीनों ही तत्व वाद्य यंत्र है। तो देखते हैं तीनों कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं। ऑप्शन दे, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन दे। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। लूनी नदी में जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए वस्त्रों की रंगाई सफाई इकाइयां, इकाई यानी फैक्ट्रियां, सीमेंट उद्योग इकाइयां, या उर्वरक उद्योग या रसायन उद्योग। तो अपने को पूछा गया है कि लूनी नदी में प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए वस्त्र रंगाई और छपाई की इकाइयां। दोस्तों जब हम लूनी नदी को देखते हैं तो लूनी नदी का उद्गम होता है अजमेर से। अजमेर अजमेर से फिर ब्यावर में आती है, ब्यावर से फिर ये नागौर में प्रवेश करती है, नागौर से जोधपुर, और जोधपुर से बालोतरा में प्रवेश करती है। जब ये बालोतरा में प्रवेश करती है तो इस पर क्या है कि कुछ फैक्ट्रियां लगी हुई है कपड़े की, कपड़ों की फैक्ट्रियां। तो ये कपड़े की फैक्ट्रियां अपना अवशिष्ट जो पानी बचता है वो इस नदी में प्रवाहित कर देती है, जिससे क्या है कि इसका पानी दूषित हो जाता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए वस्त्रों की रंगाई और छपाई की इकाइयां। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर।
भील और ग्रासिया स्थानीय जनजातियां हैं जो मध्य माही छप्पन बेसिन में स्थानांतरित खेती का व्यवसाय करती है, उन्हें के रूप में जाना जाता है। तो अपने को पूछा गया है कि उस खेती को किस रूप से जाना जाता है। दोस्तों ये खेती लगभग ये 3 जिले हैं, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में की जाती है। कुछ भाग उदयपुर और सलूम्बर का भी इसमें आता है। तो दोस्तों अपने को पूछा गया है उस कृषि का क्या नाम है। तो दोस्तों आदिवासियों द्वारा जो कृषि की जाती है उसे वालरा कृषि कहते हैं, और ये मुख्यतः किनके द्वारा की जाती है, भील और ग्रासिया द्वारा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन से वालरा। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। 13वां प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में पीपल खूट हाई लेवल कैनाल द्वारा सिंचाई की सुविधा प्रदान की जाएगी। तो दोस्तों इस प्रश्न में अपने को पूछा गया है कि पीपल खूट हाई लेवल कैनाल किस जिले में है। ऑप्शन ए टोंक, ऑप्शन बी बाड़मेर, ऑप्शन से प्रतापगढ़ और ऑप्शन डी भीलवाड़ा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन से प्रतापगढ़। दोस्तों प्रतापगढ़ में से एक नदी प्रवाहित होती है, उस नदी को कहा जाता है महाई नदी। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में महाई नदी पर एक पीपलखूट गांव में एक नहर निकाली गई है, उसे क्या कहा जाता है, पीपलखूट कैनाल, और इसी के द्वारा यहाँ पर सिंचाई की सुविधा प्रदान की जाएगी। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन से पीपलखूट, सॉरी प्रतापगढ़। अब देखते हैं अगला प्रश्न। 14वां प्रश्न, पंचकुंड जहां पांडव कुछ समय तक अज्ञातवास में रहे स्थित है। ऑप्शन है पुष्कर, ऑप्शन में दौसा, ऑप्शन से भरतपुर और ऑप्शन है सवाई माधोपुर। अपने को पूछा गया है कि अज्ञातवास के दौरान पांडव कुछ समय तक पंचकुंड पर रहे थे, और ये पंचकुंड कहां स्थित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पुष्कर में। दोस्तों पंचकुंड जिसके मंदिर का निर्माण ऐसा कहा जाता है पांडवों द्वारा किया गया, ये जो चित्र गए हैं यही है पंचकुंड मंदिर, और इसका निर्माण पांडवों द्वारा किया गया, और पांडव अपने अज्ञातवास के दौरान कुछ वर्ष यहाँ पंचकुंड में रहते हैं, और ये कहां है, पुष्कर में। और इसी के पास एक पार्क है, उसे डियर पार्क या हिरण पार्क भी कहा जाता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए पुष्कर। अब देखते हैं 15वां क्वेश्चन, बहुत साधारण क्वेश्चन है। विकास किस संत के आध्यात्मिक विचारों का संकलन है। ऑप्शन ए संत रामदास, ऑप्शन बी संत सुंदरदास, ऑप्शन सी संत धर्मदास और ऑप्शन डी संत हरिदास। दोनों का क्या उत्तर होगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी संत हरिदास। दोस्तों संत हरिदास निरंजनी निरंजन संप्रदाय की स्थापना की थी, और इस ने राजस्थान का वाल्मीकि, ये थोड़ा सा याद करना, राजस्थान का वाल्मीकि भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि दोस्तों वाल्मीकि भी संत बनने से पहले क्या थे, डाकू या डकैत, और संत हरिदास जी भी साधु बनने से पहले डाकू या डकैत थे, इसलिए इन्हें राजस्थान का वाल्मीकि भी कहा जाता है। ये थोड़ा सा याद कर लेना। अब देखते हैं अगला प्रश्न, ये भी प्रश्न अपने मैप से ही हल होगा। उपजाऊ भूमि, सिंचाई सुविधा, औद्योगिकीकरण का बढ़ता हुआ चरण, दिल्ली से निकटता एवं परिवहन सुविधाएं आदि किस क्षेत्र की से संबंधित है। दोस्तों ये पूछा गया है, तो अपने को ये पक्का इसमें देखो दिल्ली से निकटता का शब्द का प्रयोग किया गया है, और अपने को पता है कि पूर्वी भाग राजस्थान का पूर्वी भाग दिल्ली एनसीआर में आता है। तो ये किस क्षेत्र की विशेषता हो गई, पूर्वी, और पूर्वी कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन से। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पूर्वी क्षेत्र से। अब देखते हैं 17वां प्रश्न, फल उत्पादन के मामले में राजस्थान का पहला जिला कौन सा है, मतलब प्रथम स्थान पर जिला कौन सा है। ऑप्शन ए हनुमानगढ़, ऑप्शन बी गंगानगर, सॉरी झालावाड़, ऑप्शन सी गंगानगर और ऑप्शन डी बीकानेर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन से गंगानगर। दोस्तों गंगानगर जिले में सर्वाधिक फल उत्पादन होता है, सर्वाधिक कपास उत्पादन और सर्वाधिक गेहूं उत्पादन होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन से गंगानगर। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। 18वां प्रश्न, कौन सा गौवंश नस्ल अजमेरा के नाम से भी जाना जाता है। अपने को पूछा गया है कि गाय की कौन सी नस्ल जो अजमेरा के नाम से भी जानी जाती है। ऑप्शन ए राठी, ऑप्शन बी कांकरेज, ऑप्शन से गिर और ऑप्शन डी थार पारकर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर है ऑप्शन से गिर, और जो ये इधर फोटो लगाई गई है ये गिर
गोवंश की है। और गिर को रेंडा, काठियावाड़ी, अजमेरा और सुरती भी कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन से गिर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। राजस्थान में खस घास कहाँ प्रमुख रूप से पाई जाती है? ऑप्शन ए भरतपुर टोंक फॉरेस्ट डिवीजन, ऑप्शन बी पश्चिमी राजस्थान, ऑप्शन सी दक्षिणी पूर्वी राजस्थान यानी हाड़ौती क्षेत्र, ऑप्शन दे आबू पर्वत क्षेत्र। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए भरतपुर और टोंक फॉरेस्ट डिवीजन। दोस्तों खस घास राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाया जाता है, नहीं सॉरी पूर्वी भाग में। और पूर्वी भाग में ये कौन सा डिवीजन आता है फॉरेस्ट का? भरतपुर टोंक फॉरेस्ट डिवीजन। अब देखते हैं 20वां क्वेश्चन। गौरी शंकर ओझा और मनोज नेमसी के अनुसार गुहिल किस गुहिल वंश से थे? मतलब यहाँ पूछा गया किस वंश से? तो ऑप्शन ए सूर्यवंशी, ऑप्शन बी अग्निवंशी, ऑप्शन सी से यज्ञ कुंड से और ऑप्शन दे ब्राह्मण वंशी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सूर्यवंशी। गौरी शंकर ओझा और मनोज नेम सिंह ने गुहिलों को किस वंश से संबंधित माना है? सूर्यवंशी। और दोस्तों गुहिल अपने आप को भी सूर्यवंशी ही मानते थे। उनका प्रतीक चिन्ह में भी सूर्य की आकृति बनी हुई है। ये किस लिए बनी हुई है? क्योंकि गुहिल भी अपने आप को क्या मानते थे? सूर्यवंशी। और दोस्तों एक कई बार एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि किस राजवंश के प्रतीक चिन्ह में एक तरफ भील और एक तरफ क्षत्रिय की आकृति है? तो दोस्तों इसका भी उत्तर होगा गुहिल राजवंश की। क्योंकि दोस्तों गुहिल राजवंश में एक तरफ भील की आकृति बनी गई है और एक तरफ क्षत्रिय की। और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना। दोस्तों आज का वीडियो यही समाप्त होता है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपके 20 में से कितने पर्सन सही हुए हैं। और आगे इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।